गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने जैविक कार्य के अंतरजातीय संबंध के बारे में पढ़ा था। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अंतरजातीय संबंध को 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। कल मैंने बताया था अंतरजातीय संबंध। अंतरजातीय संबंध में क्या कहा था कि एक ही एरिया में पाए जाने वाले, एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले एक से अधिक विभिन्न जातियों के मध्य जो आपसी संबंध होते हैं उनको अंतरजातीय संबंध कहते हैं। अर्थात अगर कोई भी अपन एक जंगल रहते हैं तो आपको देखा होगा वह जंगल के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। उन विभिन्न प्रकार के जीवों में आपसी जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा? अंतरजातीय संबंध कहलाता है। अर्थात अंतरजातीय संबंध में क्या होगा? अलग अलग जीव होते हैं, वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। कुछ जीवों में भोजन के लिए निर्भर होती है, आवश्यकता के लिए है। अब अंतरजातीय संबंध को आगे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है सहयोगी, सेकंड है असहयोगी। देखिए सहयोगी में क्या है? 2 जीव क्या है? एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अगर किसी प्रकार भोजन के लिए कह लो या किसी प्रकार के लिए 2 जीव एक दूसरे का सहयोग करेंगे। लेकिन असहयोग का मतलब 2 जीव एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे। अब सहयोगी को भी आगे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है सहोपकारिता, सेकंड होता है सहभोजिता। अपन ने कल पढ़ा था सहयोगी को आगे 2 भागों में विभाजित किया, सहोपकारिता और सहभोजिता। अब सहोपकारिता जो होता है इसमें क्या होता है? 2 जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। 2 जीव क्या होता है? एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब सहोपकारिता में भी आगे इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है अविकल्पी सहोपकारिता, दूसरा है विकल्पी सहोपकारिता। अब अविकल्पी सहोपकारिता का मतलब क्या है? 2 जीव एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर है और अगर एक जीव को आपने हटा दिया तो दूसरे जीव का जीवन क्या है? संभव ही नहीं है। अर्थात सहोपकारिता का मतलब क्या है? 2 जीव एक दूसरे पर निर्भर है। अब अविकल्पी का मतलब क्या है? कि 2 जीव एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर है। अगर आपने एक जीव को हटा दिया तो दूसरे जीव का जीवन क्या है? वो संभव नहीं है। तो ऐसी जो सहोपकारिता होती है उसको कहते हैं अविकल्पी। जैसे कल आपने उदाहरण पढ़ा होगा दीमक और फ्लैजिलेट्स। आपने देखा होगा दीमक की आंख के अंदर फ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं। अब दीमक पता है कि लकड़ी को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और फ्लैजिलेट्स क्या करते हैं? इस लकड़ी को पाचन करने में सहायता करते हैं। अब इसके साथ ही क्या होता है? दीमक को भी भोजन प्राप्त होता है और फ्लैजिलेट्स को भी भोजन प्राप्त होता है। अगर दीमक के शरीर से फ्लैजिलेट्स निकाल दिए जाए तो उसका जीवन संभव नहीं है, और फ्लैजिलेट्स अगर है और दीमक नहीं है तो भी फ्लैजिलेट्स से जीवन संभव नहीं है। अर्थात दोनों का एक दूसरे के पास होना जरूरी है। अगर दोनों में से एक को भी हटा दिया तो जीवन संभव नहीं है। तो ऐसी जो सहोपकारिता होती है उसको अपन अविकल्पी सहोपकारिता। अब विकल्पी सहोपकारिता क्या होती है? विकल्पी तो क्या है कि एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर एक जीव हट भी गया तो दूसरे जीव अपना जीवन यापन कर सकता है। इसमें तो क्या है? दोनों जीवों का साथ रहना जरूरी है। ध्यान रखिए डेफिनेशन, दोनों जीवों का साथ रहना जरूरी है। जबकि विकल्पी में क्या है? अगर एक जीव हट भी गया तो दूसरा जीव क्या है? जिंदा रह सकता है। जैसे आपने गाय या बकरी के देखे होंगे कि इनके खून चूसने वाले छोटे छोटे कीट पाए जाते हैं। अब कौवा या चिड़िया जैसे जीव क्या करते हैं? इनके जो भी कीट होते हैं उनका ऊपर भक्षण करके खाते हैं उनको। अब अगर ये कोई जैसे जीव अगर भक्षण इनका छोटे परजीवी को नहीं खाया तो भी गाय जिंदा रह सकती है, बकरी है वो जिंदा रह सकती है। इसका मतलब क्या है कि विकल्पी में क्या है कि अगर 2 जीव में से एक जीव को हटा दिया तो भी दोनों जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अविकल्पी में तो दोनों का भी रहना जरूरी है। अब ये तो था सहोपकारिता जो हमने कल पढ़ा था। सेकंड है सहभोजिता, अर्थात साथ साथ भोजन करना। लेकिन नाम से स्पष्ट है सहभोजिता, साथ साथ भोजन करना। अर्थात 2 जीव एक दूसरे के साथ भोजन कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है? एक को तो लाभ हो रहा है, जबकि दूसरे को क्या होगा? एक जीव को तो क्या है? हमेशा लाभ हो रहा है, जबकि दूसरे जीव को ना तो लाभ है और ना ही क्या है? हानि। जैसे आपने देखा होगा शार्क मछली के साथ क्या होता है? जो मछलियां क्या करती है? उसकी त्वचा से चिपक जाती है। अब जहां शार्क मछली वो
विचरण कर रही है, चूसक मछलियां क्या होती है उसकी सहायता से घूमती रहती है। अब चूसक मछलियां क्यों ये मदद ले रही है, ताकि दूसरे जो जीव हो वो उसको भोजन के रूप में ना ग्रहण करे। चूसक मछली क्या करती है, शार्क मछली की त्वचा से चिपक जाती है और जहां जहां शार्क मछली विचरण करेगी चूसक मछली उसके साथ जाएगी और वो क्या करेगी, भोजन करेगी। अब चूसक मछली को इससे फायदा क्या है, चूसक मछली को ये फायदा हो रहा है कि अगर वो शार्क मछली की त्वचा से चिपक के आगे चल रही है तो क्या होता है कि दूसरे जो जीव होते हैं उसको भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। चूसक मछली अपनी सुरक्षा का कार्य करती है। तो चूसक मछली को तो लाभ है, लेकिन शार्क को क्या है, ना तो वो लाभ है ना हानि, अर्थात उसको चूसक मछली से कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो सहभोजिता का मतलब क्या, दो जीव एक साथ रहते हैं, एक को तो लाभ है जबकि दूसरे को ना लाभ है ना हानि। ध्यान रखना, दूसरे जीव को ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो शुरू होगा असहयोगी, जो अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, असहयोग का मतलब क्या है, दो जीव जब एक ही क्षेत्र में रहते हैं तो क्या होता है, उनकी आवास, भोजन, अब क्या होता है कि उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जब जीव एक ही क्षेत्र में रहते हैं तो क्या होता है कि आपको पता है एक ही क्षेत्र में बहुत सारे जीव रहते हैं तो हमेशा क्या होगा, भोजन की कमी होगी और आवास की क्या कम होता है। अब क्या होता है, जब समान आवश्यकता के लिए दो जीव उसी एक चीज पर निर्भर है तो उनमें क्या होगा, असहयोग की भावना होगी। अर्थात एक वस्तु है, अगर मैं आपको एक छोटे से डायग्राम में बताऊं कि एक वस्तु है कोई भी और उपभोग करने वाले दो जिने हैं तो क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, हमेशा असहयोग की भावना होगी। अर्थात असहयोग होगा, चाहे आप लड़ाई कह लीजिए या प्रतिस्पर्धा कह लीजिए, जिसमें क्या होगा, ये वस्तु एक को तो प्राप्त होगी जबकि दूसरे को क्या होगा, प्राप्त नहीं होगी। ऐसी जो भावना होती है उसे कहते हैं असहयोगी अंतर्जातीय संबंध। अब असहयोगी के अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है परभक्षण। इसका दूसरा नाम होता है शिकार करना। देखिए, परभक्षण या शिकार जो प्रक्रिया होती है वो विशेष तौर से क्या होता है, मांसाहारी जीवों में ज्यादा पाई जाती है। अब देखिए, शाकाहारी जीवों के क्या होता है कि पृथ्वी पर जगह जगह भोजन उपलब्ध है, लेकिन मांसाहारी जीवों में क्या होता है, अब भोजन की कमी होती है क्योंकि मांसाहारी जीवों को भोजन करने के लिए क्या होता है कि शिकार करना पड़ता है। अब चूंकि जब एक ही क्षेत्र में पाए बहुत सारे जीव होते हैं तो मांसाहारी जीव क्या करते हैं, जो छोटे जीव होते हैं, दुर्बल जीव होते हैं या जो कमजोर है, उनका क्या करते हैं, शिकार करते हैं, परभक्षण करते हैं। अब ये शिकार या परभक्षण क्यों करें, ताकि क्या है कि अपनी जो भोजन की आवश्यकता है उसको क्या कर सके, ये पूरा कर सके। अब जब ये शिकार कर रहे हैं किसी दूसरे जीव का अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परभक्षण। इस क्रिया में क्या होगा कि जो भी जीव होगा वो क्या करेगा, अपने से छोटे या दुर्बल जीव है उसको शिकार करेगा और भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। ऐसी जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, परभक्षण या शिकार। अपने असहयोगी अंतर्जातीय संबंध को नॉर्मल परिभाषा से समझ लेते हैं कि एक ही क्षेत्र में रहने वाली अनेक जातियां जब समान भोजन पर निर्भर करती है तो उनमें क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी या कंपटीशन होगा। अर्थात एक ही क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न जातियां होती है, एक ही भोजन पर निर्भर है तो क्या होगा, उनमें संघर्ष होगा। अगर छोटे से उदाहरण करो, कोई एक भोजन है और उसको खाने वाले बहुत सारे जीव हैं तो क्या होगा, भोजन तो एक जीव में मिलेगा तो क्या होगा, उनमें आपस में संघर्ष होगा। जब समान भोजन पर निर्भर करने वाली जातियों की संख्या, अर्थात एक ही भोजन करने वाली जातियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो क्या होगा, उनमें हमेशा संघर्ष होगा और जिसमें क्या होगा, कमजोर जीव या तो मारा जाएगा या क्या करेगा, दूसरे क्षेत्र की ओर पलायन करेगा। अब भिन्न भिन्न जातियों में ऐसा संबंध, अलग अलग जातियों में ऐसा संबंध जिसमें क्या होता है कि एक जाति को, एक जीव को या दोनों जीवों को हानि होती है तो इसे विरोध कहते हैं। अर्थात जब दो जीव भोजन करने, एक ही भोजन के लिए संघर्ष करेंगे, देखिए हमेशा ध्यान रखना, जब दो जीव एक ही भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो क्या होता है, कई बार जब एक जीव को नुकसान है, देखिए कई बार दोनों जीवों को नुकसान होता है, और
ऐसे दोनों प्राणी हाथों में तो विरोध कहलाता है। तो विरोध का अर्थ है एक दूसरे को हानि पहुंचाना। अब ये संबंध कितने प्रकार का है? विरोध भी क्या होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला है परभक्षण और शिकार। देखिए मैं आपको नॉर्मल डेफिनेशन बता दूं। परभक्षण या शिकार का मतलब है कि दूसरे जीव का शिकार करना। अगर छोटी सी लाइन में डेफिनेशन बताऊं तो दूसरे जीव का शिकार करना। अब जो मांसाहारी जीव है वो क्या करते हैं? भोजन के लिए दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। प्रतिजीविता क्या होती है? कुछ ऐसे बैक्टीरिया कवक होते हैं जो क्या करते हैं? ऐसे विष उत्पन्न करते हैं जो दूसरे जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। अब परजीविता का मतलब क्या है? कि दूसरे जीवों पर परजीवी के रूप में दूसरे जीवों पर निर्भर रहना, अर्थात भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करना परजीविता कहलाता है। जिसमें क्या होगा? एक जीव को तो लाभ हो रहा है परजीवी को, जो दूसरा जीव है उसे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। और प्रतियोगिता क्या होती है? कॉम्पिटिशन। जब दो जीव किसी एक क्षेत्र में रहेंगे तो उनमें हमेशा प्रतिदिन संघर्ष होगा ही होगा। तो ऐसी जो चीज होगी उसको प्रतियोगिता कहते हैं। तो विरोध कितने प्रकार का है? विरोध 4 प्रकार का, परभक्षण, प्रतिजीविता, परजीविता और प्रतियोगिता। अब अपन पहले पढ़ते हैं परभक्षण या शिकार। अब अपना जो पहला टाइप है वो है परभक्षण या शिकार। अब देखिए परभक्षण या शिकार का अर्थ होता है दूसरे जीव को मारकर भोजन को रूप में ग्रहण करना। डेफिनेशन क्या है? दूसरे जीव को मारकर भोजन के रूप में ग्रहण करना परभक्षण कहलाता है। अब देखिए जो परभक्षण की जो प्रक्रिया होगी ना वो किसमें होगी? हमेशा मांसाहारी जीवों में। अब आपके मांसाहारी जीवों की विशेषता क्या होगी? मांसाहारी जीव क्या करते हैं? सामान्यतः शाकाहारी जीव होते हैं ज्यादातर, विशेष तौर से उनको क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब जैसे शेर है वो क्या कर रहा है? हिरण का शिकार कर रहा है। तो ये क्या है? ये एक परभक्षण प्रक्रिया है। अब कई कुछ जीव क्या करते हैं? परभक्षण के लिए क्या करते हैं? कमजोर जीवों का भी शिकार करते हैं। ऐसे जीव हैं कि जो बिल्कुल मरने वाले या कमजोर है तो उनका भी शिकार करते हैं। तो ये प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है? परभक्षण। परभक्षण का मतलब है कि दूसरे जीवों को मारकर भोजन के रूप में ग्रहण करना परभक्षण कहलाता है। विशेष तौर से मांसाहारी जीवों में पाई जाती है। मांसाहारी जीवों में क्या होता है कि जो भी शाकाहारी जीव होते हैं दूसरे जीव उनको मारकर भोजन के लिए भोजन के रूप में ग्रहण करना। अब जो मांसाहारी जीव होते हैं ना वो भोजन या तो एक शिकार द्वारा या छिपकर भी कई बार भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये जो पहला टाइप था अपना परभक्षण या शिकार। अब सेकंड टाइप अपन पढ़ते हैं। हमारा अभी अपने परभक्षण को पढ़ा। सेकंड है प्रतिजीविता। प्रतिजीविता का मतलब क्या होता है? कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ऐसे विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो दूसरे जीवों के लिए क्या करते हैं? जहर का काम करते हैं या विष का काम करते हैं। आपने विशेष तौर से कई ऐसे कवक को देखा होगा जो ऐसे पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो क्या करते हैं? मानव प्रजाति के लिए विशेष तौर से लाभदायक है और वो क्या करते हैं? हानिकारक बैक्टीरिया वो क्या करते हैं? हमेशा नष्ट करते हैं। तो आप कुछ प्राणियों द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ दूसरे जीवों के लिए क्या होते हैं? हमेशा हानिकारक होते हैं। और ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो कई प्रकार के कवक और बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे कवक द्वारा उत्पन्न जो पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, आपने पेनिसिलिन कई बार पढ़ी होगी। जैसे कवक द्वारा उत्पन्न पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो विभिन्न रोगजनक बैक्टीरिया को क्या करती है? हमेशा नष्ट करती है। तो प्रतिजीविता का बेसिक मतलब क्या है? ऐसे कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो दूसरे जीवों के लिए क्या होते हैं? हमेशा हानिकारक होते हैं। अब ये जो पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये मनुष्य जाति के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया जैसे जीवों के लिए क्या है? रोगजनक बैक्टीरिया जैसे जीवों के लिए क्या है? ये हानिकारक है। अब माइक्रोसिस्टिस नामक एक नीलहरी शैवाल होता है वो क्या करता है? तालाब में पाया जाता है। ये माइक्रोसिस्टिस नाम का ये क्या करता है? हाइड्रोक्सिल एमिन नामक एक पदार्थ बनाता है जो क्या करता है? इतना जहरीला होता है जो तालाब में रहने वाली मछलियां होती है या जो भी इस जल को ग्रहण करेगा उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो कुछ जीव क्या आगे ऐसा
पदार्थ बनाते हैं जो दूसरे जीवों के लिए लाभदायक होता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो दूसरे जीवों के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। अब एक पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो क्या करते हैं, मनुष्य जाति के लिए लाभदायक है, लेकिन हाइड्रोक्सी एमिन, जो हाइड्रोक्सी एमिन है ये क्या है, मनुष्य जाति हाइड्रोक्सी एमिन है वो पशु और मछलियों के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। अर्थात जो माइक्रोसिस्टिस नामक द्विनली शैवाल है ये क्या करेगा, तालाब में एक विशेष पदार्थ बनाएगा और जब भी कोई जीव, जो भी जीव इस पानी का उपभोग करेगा उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इसका प्रतिजीविता का मतलब क्या है कि हमेशा कुछ जीव क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो दूसरे जीवों के लिए क्या है, हानिकारक है। तो अपन ने सेकंड टाइप क्या पढ़ा, प्रतिजीविता, आप इसको नोट कर लीजिएगा। थर्ड अपना टॉपिक जो है वो क्या है, परजीवी। अब देखिए परजीवी क्या होते हैं, विशेष तौर से ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन करने के लिए, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। ऐसे जो भी जीव होते हैं उनको क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। अर्थात परजीवी जो भी जीव होंगे वो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होंगे, दूसरे जीव पर निर्भर होंगे, वो जीव क्या कहलाते हैं, परजीवी है। अब ये पूर्ण रूप से भी हो सकते हैं और अपूर्ण रूप से, अर्थात भोजन के लिए पूरा उसी पर निर्भर हो या उस पर निर्भर नहीं हो, पूर्ण या अपूर्ण प्रकार के हो सकते हैं। अब जो दूसरा जीव है जिस पर परजीवी निर्भर है उसको होस्ट कहते हैं या परपोषी कहते हैं, परपोषी कहते हैं। अब परजीवी को तो लाभ होगा क्योंकि वो परपोषी से भोजन ग्रहण कर रहा है, लेकिन परपोषी को क्या होगा, हमेशा हानि होगी, हमेशा क्या होगी, हानि होगी। अर्थात परजीवी को तो भोजन प्राप्त होगा इसलिए लाभ है, जबकि परपोषी है उसको क्या होगा, हमेशा हानि होगी, या इसको दूसरा जो नाम होता है वो पोषक भी कह सकते हैं, पोषक भी कह सकते हैं। अब परजीवी का क्या है, परजीवी ऐसा प्राणी होता है जो अपने से बड़े और शक्तिशाली प्राणी के निकट और गहरा कार्य की संबंध स्थापित करता है। एवं परजीवी जो दूसरा प्राणी है, पोषक कह सकते हैं, होस्ट कह सकते हैं, उसके उत्तक से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। एक जीव पूर्ण या अपूर्ण रूप से, एक जीव पूर्ण या अपूर्ण रूप से दूसरे जीव पर आहार प्राप्त करने के लिए निर्भर करते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो एक साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, एक जीव पूर्ण या अपूर्ण रूप से दूसरे जीव पर आहार प्राप्त करने के लिए निर्भर करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। और हानि उठाने वाले जीव को क्या कहते हैं, पोषक या होस्ट कहते हैं। ठीक है। अब परजीवी भी क्या है, सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाह्य परजीवी और सेकंड होता है आंतरिक परजीवी। देखिए बाह्य परजीवी क्या होते हैं, वह परजीवी जो किसी जंतु के बाह्य शरीर से, मतलब दो भाग होते हैं, एक तो बाह्य भाग होता है, एक आंतरिक भाग होता है। वह परजीवी जो जंतु के बाह्य भाग से संपर्क कर उससे भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जो भी जीव होंगे वो क्या करेंगे, बाह्य परजीवी। डेफिनेशन क्या है, वह परजीवी जो किसी जंतु के बाह्य शारीरिक भाग से, वह परजीवी जो किसी जंतु के बाह्य शारीरिक भाग से संपर्क कर भोजन प्राप्त करते हैं,
बाह्य परजीवी कहलाते हैं। अर्थात बाह्य परजीवी क्या है? जो किसी जंतु के शरीर के बाहरी भाग जो भी होते हैं उनसे संपर्क कर उससे भोजन प्राप्त करते हैं, वो बाह्य परजीवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो आप मच्छर का ले सकते हैं। आपने देखा होगा मच्छर है या फिर खटमल है, ये क्या है? ये बाह्य परजीवी। अब ये क्या है? मच्छर जो भी होते हैं ये क्या करते हैं? दूसरे जीव है उनके शरीर के बाहरी भाग से संपर्क करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब ऐसे जो भी परजीवी होंगे उनको क्या कहलाएंगे? बाह्य परजीवी कहलाएंगे। जबकि दूसरा क्या होता है? आंतरिक परजीवी। सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो है आंतरिक परजीवी। अब आंतरिक परजीवी जो होंगे वो शरीर के विभिन्न आंतरिक भाग, वह परजीवी जो शरीर के विभिन्न आंतरिक भाग जैसे यकृत, आंत्र या किसी अन्य भाग में पाए जाते हैं एवं उस भाग से भोजन ग्रहण करते हैं या अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे जो भी जीव होंगे उनको आंतरिक परजीवी कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपने फैसियोला हेपेटिका पढ़ा होगा। जो फैसियोला हेपेटिका होता है वो क्या होता है? ये जीव होता है वो भेड़ की यकृत में पाया जाता है। अब ये जीव भेड़ की यकृत में पाया जाता है, लेकिन ये अपनी जो लार्वा अवस्था होता है, वयस्क जीव होता है जो भेड़ के यकृत में पाया जाता है, जबकि ये अपनी लार्वा अवस्थाएं घोंघे में पूरी करता है। अर्थात यह जो भी जीव होते हैं, जैसे अगर अपन दूसरा उदाहरण एस्केरिस भी ले सकते हैं या कुछ और विशेष जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? वह परजीवी कहलाते हैं जो शरीर के आंतरिक भाग में रहकर भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? आंतरिक परजीवी। जैसे फैसियोला हेपेटिका कहाँ पाया जाता है? भेड़ के यकृत में पाया जाता है और अपनी लार्वा अवस्था कहाँ पूरी कर रहा है? घोंघे में। तो अर्थात बाह्य परजीवी तो क्या है? जंतु के बाह्य शारीरिक भाग से संपर्क करते हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मच्छर और खटमल। जबकि आंतरिक परजीवी क्या है? शरीर के आंतरिक भाग में रहते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे फैसियोला हेपेटिका और लार्वा। अपने जूलॉजी में प्रत्येक जो भी चीज समझाए उसका अपन को एग्जांपल जरूर याद रखना है। बाह्य परजीवी मच्छर, खटमल और आंतरिक परजीवी फैसियोला हेपेटिका, एस्केरिस या और भी उदाहरण है। तो अपन ने अभी क्या पढ़ा? विशेष तौर से परजीवी के दो प्रकार। अब अपन आगे बढ़ते हैं परजीवी के लक्षण, अर्थात उनकी क्या लक्षण होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है परजीवी के लक्षण। परजीवी के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, परजीवी जब भी किसी पोषक के शरीर में रहेगा, परजीवी जब भी किसी पोषक के शरीर में रहेगा तो वो क्या करेगा? पोषक के अनुसार अपनी संरचनाओं में क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। अब ये संरचनाओं में परिवर्तन वो क्यों कर रहा है? ताकि वो क्या कर सके? अपने जीवन को सरल बना सके। अगर वो अपनी संरचनाओं में परिवर्तन नहीं कर पाएगा तो उसका जीवन क्या होगा? सरल नहीं बन पाएगा। अब जितने भी परजीवी होते हैं वो क्या करते हैं? जो भी आंतरिक परजीवी, विशेष तौर से आंतरिक परजीवी क्या करते हैं? पोषक के शरीर की रचनाओं के अनुसार क्या करते हैं? अपने में दिनों दिन क्या करते हैं? परिवर्तन करते रहते हैं। अब अगर ये परिवर्तन नहीं कर पाए तो वो क्या होगा? पोषक के शरीर में नहीं रह पाएंगे। अब कुछ परजीवी तो क्या करते हैं? कुछ परजीवी तो पूरा
जबकि कुछ परजीवियों में क्या होती है, दो अवस्थाएं होती है, एक तो लार्वा अवस्था है दूसरे जीव में होगी, जबकि वयस्क अवस्था क्या होगी, दूसरे पोषक में होगी। अर्थात उन्हें दो पोषक की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ परजीवियों में एक पोषक की आवश्यकता होती है। तो पहला क्या पॉइंट है, परजीवी सफल जीवन यापन के लिए, परजीवी सफल जीवन यापन के लिए अपनी संरचनाओं में पोषक के अनुसार परिवर्तन करते हैं। अर्थात पोषक के शरीर में अगर बना रहना है तो अपनी संरचनाओं में क्या करना पड़ेगा, उसके अनुसार परिवर्तन करना पड़ेगा। सेकंड है परजीवी ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन करते हैं जिससे क्या होगा। अब देखिए परजीवी के लिए सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि पहला तो वो पोषक के शरीर के अंदर भोजन प्राप्त करने से पहले उसके शरीर में चिपकाए, क्योंकि अगर उसे भोजन प्राप्त करना है तो पहले अपने आप को स्थिर रखना पड़ेगा। स्थिर रखने के लिए क्या होता है, कुछ परजीवियों में तो क्या होता है, चूषक पाए जाते हैं, जिसको अपन शक्कर कहते हैं, अग्र चूषक कहते हैं, पश्च चूषक कहते हैं। तो क्या है, संरचना में परिवर्तन करते हैं। अगर संरचना परिवर्तन कर रहे हैं, अगर उसे भोजन प्राप्त करना है तो उससे पहले उसको उसके शरीर में सबसे पहले अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा, अर्थात उसको चिपकना पड़ेगा, और चिपकने के पश्चात वो क्या करेगा, भोजन प्राप्त करेगा। अब क्योंकि वो चिपक भी रहा है, भोजन भी प्राप्त कर रहा है, अब प्रत्येक जीव होता है, अपने पढ़ा होगा, उसकी विशेषता होती है अपनी संख्या में वृद्धि करना, और वृद्धि की जो संख्या में वृद्धि है वो हमेशा कैसे होगी, प्रजनन द्वारा। अब जो प्रजनन द्वारा ये क्या करेंगे, अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या है, परजीवी ऐसे संरचना का परिवर्तन करते हैं जिससे वे पोषक से चिपके भी रहते हैं और भोजन और प्रजनन भी करते हैं। और जितने भी आंतरिक परजीवी होते हैं, बाह्य परजीवी की तुलना में आंतरिक परजीवियों की जो प्रजनन क्षमता होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है। अर्थात इनकी आंतरिक जीवों की प्रजनन क्षमता जो होती है वो सबसे प्रबल होती है। अब आहार नाल की परजीवी, देखिए आहार नाल में क्या होता है, विशेष प्रकार के एंजाइम्स बनते रहते हैं। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, परजीवी को जिंदा रहने में बहुत, इस एंजाइम के कारण परजीवी को जिंदा रहने में बहुत कठिनाई होती है। तो अब परजीवी को क्या करना पड़ेगा, इन एंजाइमों को निष्क्रिय करना पड़ेगा, क्योंकि आहार नाल में जो भी एंजाइम बन रहे हैं वो परजीवी के लिए क्या कर रहे हैं, जहर का काम कर रहे हैं। तो परजीवी क्या करेगा, ऐसे एंजाइम को निष्क्रिय करने का कार्य करेगा, तो वो अपने शरीर से ऐसे प्रतिरोधक एंजाइम उत्पन्न करेगा, जो प्रतिरोधक एंजाइम क्या करेगा, इस आहार नाल से उत्पन्न एंजाइम को निष्क्रिय कर देते हैं। और इनकी बाहरी स्तर पर जो परजीवी होते हैं, इनके बाहरी स्तर पर क्या होता है, क्यूटिकल का आवरण होता है। तो आहार नाल के परजीवी पोषक एंजाइम से बचने के लिए प्रतिरोधक एंजाइम उत्पन्न करते हैं, और बाहरी स्तर पर क्या होता है, कठोर क्यूटिकल का आवरण होता है। अब जटिल जीवन चक्र वाले परजीवी द्वितीय पोषक उपयोग में लाते हैं, अर्थात कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपना जीवन चक्र क्या करते हैं, दो जीवों में पूर्ण करते हैं। जैसे अगर इसका उदाहरण देखता हूं तो आपने फैसियोलेपिडी का पढ़ा होगा, जो अपने वयस्क अवस्था तो भेड़ के एकत्रीकरण करते हैं। एक इसका परजीवी भेड़ होता है, दूसरा कौन सा, घोंगा या लिनियर टंग के टोला कहते हैं। अब आंतरिक परजीवी में देखिए निषेचन, दो आंतरिक जो भी परजीवी होते हैं उनमें स्व निषेचन पाया जाता है, और द्विलैंगिकता जो होती है, द्विलैंगिकता वो सामान्य होती है। तो परजीवी की जो लक्षण विशेष रूप से क्या है, परजीवी सफल जीवन यापन के लिए अपनी संरचना और पोषक के अनुसार परिवर्तन करते हैं, और दूसरा भोजन ग्रहण करने से पहले अपने आप को स्थिर रखना, चूषक से चिपका रखना, और फिर क्या करना, प्रजनन। और आंतरिक परजीवियों की प्रजनन क्षमता क्या होती है, प्रबल होती है। और जो आहार नाल में परजीवी पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, आहार नाल से उत्पन्न जो एंजाइम है उनके विष को खत्म करने के लिए प्रतिरोधक एंजाइम उत्पन्न करते हैं, जो क्या करेगा, इस विष को निष्क्रिय कर देगा। इसके साथ में बाहरी स्तर पर कठोर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। फिर है जटिल जीवन चक्र वाले जो परजीवी होते हैं वो अपना जीवन चक्र हमेशा दो जीवों को पूर्ण करते हैं, जैसे फैसियोलेपिडी का। और आंतरिक परजीवी में स्व निषेचन और द्विलैंगिकता पाई जाती है। तो अपन ने जो पढ़ा ये थी परजीवी के लक्षण। अब इसके बाद इसके आगे का टॉपिक हम पढ़ते हैं। देखिए अपना जो विरोध है उसका एक तो अपने पहला टॉपिक पढ़ा था आपका मकसद। अपने विरोध जो टॉपिक था उसके चार टाइप थे। पहला था आपका मकसद, सेकंड है परजीविता, तीसरा प्रतिजैविक, और चौथा जो टाइप है वो है प्रतियोगिता। देखिए प्रतियोगिता क्या है, कॉम्पिटिशन क्या है। प्रतियोगिता एक प्रतिकूल परस्पर क्रिया होती है। प्रतियोगिता एक प्रतिकूल परस्पर क्रिया होती है जिसमें दोनों जातियां समिष्टि को जाति भी कहते हैं की संख्या का ह्रास होता है। देखिए जब भी दो जातियां आपस में लड़ेगी, युद्ध करेगी, तो हमेशा दोनों ही जातियों को नुकसान होगा।
अब चूंकि ये हो क्यों रही प्रतियोगिता, ये प्रतियोगिता विशेष तौर से आवास, भोजन और प्रजनन के लिए होती है। अब देखिए इस प्रतियोगिता को अगर सबसे पहले अगर किसी ने स्पष्ट समझाया था तो ये वैज्ञानिक है, रूसी वैज्ञानिक गॉस ने कहा कि जब किसी विशेष क्षेत्र में एक ही आवश्यकता के लिए, किसी विशेष क्षेत्र में एक ही आवश्यकता के लिए दो जीव आपस में एक उसी आवश्यकता के निर्भर करते हैं तो उन दोनों में क्या होगी, हमेशा प्रतिस्पर्धा होगी। अब इस प्रतिस्पर्धा में होगी तो इससे नुकसान क्या होगा कि हमेशा जातियों की जीवों की संख्या को हमेशा ह्रास होगा, अर्थात जीवों की संख्या का क्या होगा, ह्रास होगा। अर्थात एक ही चीज के लिए दो जीव जो लड़ते हैं तो उन दोनों को ही नुकसान होता है। तो ये चीज क्या है, प्रतियोगिता। अब गॉस ने समझाया कि प्रतियोगिता सबसे ज्यादा आवास के लिए भी हो सकती है, भोजन के लिए भी हो सकती है और प्रजनन के लिए हो सकती है। आवास का मतलब क्या है, जब एक ही क्षेत्र में दो जीव रहने के लिए आए तो वो क्या करेंगे, दोनों आपस में संघर्ष करेंगे और जिसमें जो शक्तिशाली होगा वो तो रहेगा, जबकि दूसरा जो जीव होगा या तो उसे उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा या वो मारा जाएगा। अब भोजन विशेष तौर से मांसाहारी जीवों में क्या होता है, जब भोजन धीरे अपन को पता है कि मांसाहारी जीवों में क्या होता है कि मांसाहारी जीवों को हर समय भोजन उपलब्ध हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि शाकाहारी जीवों को तो क्या होता है, वनस्पति मिलती रहती है, लेकिन मांसाहारी जीवों को भोजन के लिए क्या करना पड़ता है, निरंतर भ्रमण करना पड़ता है और जीवों को शिकार करना पड़ता है। अब कई बार क्या होता है, धीरे धीरे भोजन की क्या होती है, कमी हो जाती है। अब जब भोजन की कमी होती है तो क्या होता है, एक विशेष क्षेत्र में बहुत सारे मांसाहारी जीव आ जाते हैं और सभी को भोजन ग्रहण करना है, तो शिकार करने से पहले और भक्षण करने से पहले मांसाहारी जीव आपस में ही लड़ते हैं। ऐसी चीज में क्या होती है, प्रत्येक क्यों, ताकि वो क्या है कि सभी जीव भोजन प्राप्त कर सके। तीसरा है प्रजनन। चूंकि देखिए कई कुछ जीवों में प्रजनन क्या होता है कि प्रजनन प्रक्रिया पाई जाती है। प्रजनन प्रक्रिया में क्या होता है, एक मादा से कई नर प्रजनन करना चाहते हैं। अब एक मादा हमेशा एक ही नर से प्रजनन कर रही है फॉर एग्जाम्पल, अब कई नर से प्रजनन करना चाह रहे हैं तो वो क्या होंगे, सबसे पहले नर आपस में प्रतियोगिता करेंगे और इसमें जो विजेता होगा वो तो क्या करेगा, मादा के साथ प्रजनन करेगा और बाकी जो भी हारा हुआ होगा या तो उसे उस स्थान को छोड़ना होगा या वो क्या होगा, मारा जाएगा। अब देखिए प्रतियोगिता हमेशा दो तरीके से होती है। एक प्रतियोगिता में तो क्या होता है, जीव उस स्थान को छोड़ के चला जाता है, लेकिन कुछ प्रतियोगिता ऐसी होती है जिसमें जीव उस स्थान को छोड़ता नहीं आता, दो जीवों में इतना भयंकर संघर्ष होता है जिसमें एक जीव को तो हमेशा मरना ही होता है। तो गॉस ने क्या है, इस प्रतियोगिता को समझाया था। इस प्रतियोगिता में उन्होंने ये बताया कि हमेशा एक ही आवश्यकता के लिए जब दो जीव एक ही क्षेत्र में आएंगे तो उनमें क्या होगा, हमेशा संघर्ष होगा और इस संघर्ष में दोनों जीवों की संख्याओं में, समष्टियों में, समष्टियों को संख्या भी कह सकते हैं, जीवों की संख्या है, उनमें क्या होगा, जीव कह सकते हैं, उनकी संख्या में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। तो आज जो हमने अंतरजातीय संबंध में असहयोग की भावना के टॉपिक के अंदर, विरोध के अंदर 3 टॉपिक की चर्चा की, जिसे पहला प्रोडक्शन, परजीविता और प्रतिजीविता और प्रतियोगिता। आज हमने प्रतियोगिता को बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम प्रतियोगिता को बेसिक डिटेल्स में पढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे गॉस ने कैसे प्रतियोगिता को डिफाइन किया, उन्होंने कैसे बताया कि प्रतियोगिता होती क्या है और उसके क्या कारण होते हैं और ये प्रतियोगिता का क्या दूरगामी परिणाम होता है, किसको लाभ होता है, किसको हानि होती है। कल अपन उसकी चर्चा करेंगे।